हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैकेनिक्स और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स होते क्या हैं। मान लो कि फिर आप किसी कार में बैठे हो और आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी बैठे हैं, 4-5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और रास्ते में चलते चलते कार हो जाती है ख़राब, तो फिर आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं, कार के अंदर बैठे बैठे उस पर धक्का देने लगते हैं, लेकिन कार तो मूव नहीं होती है। अब क्या किया कि चार वही फ्रेंड्स अब आपके कार से बाहर निकले और कार को बाहर से पुश करने लगे। तो जैसे ही पुश करेंगे वो कार आगे की तरफ मूव करने लगेगी। जब कार के अंदर बैठे हुए थे तब वो मूव क्यों नहीं करी, क्योंकि उस टाइम वो कार के ही पार्ट थे, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर जब फोर्स लगा रहे हैं वो उनके ऊपर इंटरनल फोर्स लगा रहे थे, इसलिए कार मूव नहीं कर रही थी। और कार जब वो कार से बाहर निकले तो वो मूव क्यों करने लगी, क्योंकि अब उसके ऊपर वो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, ठीक है, इसलिए कार मूव करने लगी है। हमने इसके लिए जब वो मूव कर रही है, मोशन आ रहा है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखी थी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया और वो कार मूव करने लगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट इसके अंदर हो रहा है। ये सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रहा था, इंटरनल फोर्स के कारण नहीं हो रहा था, ठीक है। आज हम सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे मान लो कि फिर बाइक है, आपने देखी होगी बाइक, और उसके अंदर एक छोटा स्टैंड लगा होता है, ठीक है। तो जो से बाइक है, बाइक का पूरा मास एक पॉइंट पे ये बैलेंस करता है। एक पॉइंट पे मतलब कि स्टैंड पूरी बाइक के मास को एक पॉइंट पे बैलेंस कर रहा है। तो जो से वो वाला पॉइंट है उसे हम सेंटर ऑफ मास कह देते हैं। कई बार क्या होता है कि फिर उस बाइक पे मतलब कि खड़ी बाइक पे 3-4 बंदे बैठ जाते हैं, तो फिर बाइक मतलब टेढ़ी से गिरने लग जाती है, यानी उसका सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो जाता है, इसलिए होता है। तो आज हम निकालेंगे कि सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, और मैथमेटिकल वे भी देखेंगे। अगर मैथमेटिकल ना करना हो, अगर आपको ऐसे ही बताना हो कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, आप किसी ऑब्जेक्ट को घुमा दो, ठीक है, तो जिस पॉइंट के अराउंड वो रोटेट करेगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब हम इसका मैथमेटिकल वे देखते हैं कि फिर हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान हमने पिछली बार बलून का एग्जांपल लेके किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसे देख लीजिए पहले, ठीक है। तो हमने देखा है बलून के अंदर हमने अलग अलग गैसेस भर दिए हैं और उनके पार्टिकल का मास भी अलग अलग है। यहाँ पे हमने मान लिया कि पार्टिकल मास m है, m1 है, m2 है, एंड सो ऑन। अगर m1 है पार्टिकल मास, इसका हम पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, मतलब कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सेंटर है, ओरिजिन है, इससे इसका डिस्टेंस r1 है। ऐसे ही m2 का r2 है। तो जो अगर इनका अलग अलग मास है, अब डिफरेंट मास है, हमें तो एक पॉइंट ऐसे चाहिए जहां पे इनका का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो, उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। हमने मान लिया कि ये सेंटर ऑफ मास है, और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम कहेंगे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये पोजीशन वेक्टर है, ये सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक। तो अब ये निकालेंगे कैसे हम, ये देखो कि कैपिटल आर ये क्या है, ये इन सभी का एवरेज है, मतलब R1 का, R2 का, R3 का एंड सो ऑन। ये हम कह रहे हैं ये R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। जो हमारे यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो ये Rn का ये एवरेज है, और ये एवरेज है रिलेटेड विद दिस मास, मास के साथ है। तो यहाँ पे हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 का मास m1 R1, m2 R2 प्लस ऑन mn Rn, बाय एवरेज निकालने के लिए मास के रिस्पेक्ट में जितने नंबर ऑफ मास हैं उससे सम कर देते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू ये समीशन I इक्वल टू 1 से लेके n तक, MI RI बाई समीशन MI R। और ये समीशन MI का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो R आ जाएगा हमारे पास समीशन I इक्वल टू 1 से लेके n, ये MI RI बाई कैपिटल M, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन को अगर हम रिप्रेजेंट, ये M को यहाँ पे लेके आ जाएं, तो M हो जाएगा हमारे पास MR समीशन I इक्वल टू 1 से n MI RI, ठीक, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं।
और इस वाली इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, ये आ जाएगा एफ ई इज इक्वल टू ये डी स्क्वायर। देखो समीशन एम आई आर आई इसकी इक्वल है, इसकी जगह हम इस समीशन ये कैपिटल एम और आर पुट कर देते हैं। ये एम है सेंटर ऑफ मास, ये सभी के सभी ये मास यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और आर कैपिटल आर इसका पोजीशन वेक्टर है, मतलब कि ये सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना वो बता रहा है। तो मास अगर कांस्टेंट है तो इसी से हम बाहर लेके आ सकते हैं कि एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये होता है एक्सेलरेशन एम। एक्सेलरेशन ये किसका है, सेंटर ऑफ मास का है, एफ एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ये है कि फिर अगर हम किसी पार्टिकल को सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास के मूव करने का मतलब है कि पूरी की पूरी होल बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा ये देखो कि अगर हमारा कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है ना, तो मूव करने से मतलब कि मोशन आ रहा है, न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन को बता देगा क्या है। अगर हम इस पार्टिकल को यहाँ से मतलब सेंटर ऑफ मास से फोर्सिंग लगा रहे हैं, एम्पल पार्टिकल को यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इसके अंदर रोटेटरी मोशन आ जाएगा। अगर इसे हम ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से मूव करते हैं तो फिर इसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन आता है, मतलब वो सीधा चलेगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी अगर आप फेंकना चाहो फेंको, अगर आप किसी सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट से भी फेंकोगे तो वो गोल गोल घूमती हुई जाएगी, ठीक है। अगर आप उसे सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगाते हो तो फिर वो ट्रांसलेशन मतलब सीधी जाएगी, ठीक है। देख एक्सपेरिमेंट करके देखना है।